डायबिटीज़ क्या होती है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर में आपके पैनक्रियाज में से इंसुलिन जो बनता है वो बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। वजह क्या होती है? जब पैनक्रियाज में किसी तरह का इन्फेक्शन, पैनक्रियाज का एनलार्जमेंट या पैनक्रियाज का सही प्रकार से कार्य ना करना, तो ये चीज़ें जन्म देती हैं डायबिटीज़ जैसी बीमारी, जिसको हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं। और डायबिटीज़ को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कितने टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, ये हम इस प्रेजेंटेशन से आज समझेंगे, राइट। तो डेफिनेशन जैसा कि कहता है, मेटाबॉलिक डिजीज इन विच बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी और इनफ इंसुलिन कॉजेज एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। यानी कि हम जब भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम शुगर ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं, ग्लूकोज हमें खाने में हर फॉर्म में मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो भी शुगर मिल रहा है, शुगर ले रहे हैं तो शुगर मिल ही रहा है, खाने के हर फॉर्म में हमें शुगर मिलता है। लेकिन वो शुगर पचाने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारी बॉडी रिलीज़ नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में वो जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में एज सच चला जाता है या यूरिन में निकल जाता है और हमारे शरीर को वो नहीं मिलता, जिससे कि शरीर कमज़ोर होता है और उसको तरह तरह की समस्याएं होती हैं। करेंटली एटलीस्ट 1 out of 3 पीपल विल डेवलप डिजीज इन देयर लाइफ टाइम। आजकल के समय में जो सिनेरियो चल रहा है इसमें 3 लोगों में से 1 लोगों को प्रोबेबिलिटी है कि इन फ्यूचर वो डायबिटीज़ जैसी बीमारी उनको हो जाए। डायबिटीज़ मेलाइटस, वही जो मैंने अभी आपको बताया, उसी का एक पूरा लंबा डेफिनेशन है कि क्यों होती है, क्या होता है और ये इसको क्या बोलते हैं। इसके बाद आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं फटीग यानी कि थकान लगना, ज़्यादातर समय लेथार्जी रहना, थर्स्ट होना, बार बार प्यास लगना, इरिटेबिलिटी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहता है और भूख बार बार लगना। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के। और देखा जाए तो 422 मिलियन लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, राइट। हेडेक, डिजीनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना, बार बार यूरिन के लिए जाना, आँखों में तकलीफ होना, आँखें बहुत अच्छे से कार्य ना करना, विजन थोड़ा सा ब्लर हो जाना, वेट लॉस होना, टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट। कई बार लोगों को चीटी काटने वाली प्रॉब्लम होती है हाथों में, तलवे में। ज़रूरी नहीं वो सिर्फ डायबिटीज़ की ही निशानी हो, वो और भी वजहों से हो सकती है, पर इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स, राइट। तो अगर टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है हाथों में, पैरों में, तो वो भी सिम्टम है डायबिटीज़ का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर। अभी तक हमें बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 2 टाइप की डायबिटीज़ है, पर डायबिटीज़ एक्चुअली 3 टाइप्स की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड टाइप 3 डायबिटीज़ विच इज़ ऑल्सो नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जो आनुवांशिक होती है, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स से या आपके जो एल्डर से आपको मिली है, पास ऑन हुई है, ये कम लोगों को होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ बोल रहे हैं, जो हमारे जीवन में हम अक्वायर करते हैं। हम इसको लेकर पैदा नहीं होते हैं, पर हम एक ऐसी जीवन शैली को फॉलो करते हैं जिसमें ये धीरे धीरे डेवलप होती है और डायबिटीज़ का फॉर्म ले लेती है। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक प्रेग्नेंट मदर से उसके बच्चे को मिलती है, यानी उस टाइम होने वाली जो डायबिटीज़ होती है विच इज़ नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको 3 से 6 महीने के बीच में उसका डायबिटीज़ ग्लूकोज अच्छे से टेस्ट किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि ये डायबिटीज़ से सफ़रर है, इस समय सफ़र कर रही है, जिससे कि वो सिम्टम्स या वो समस्या आगे प्रोजेनी को फॉरवर्ड ना हो, राइट। तो ये 3 तरह की डायबिटीज़ होती हैं। तो जेस्टेशनल होती है प्रेगनेंसी के दौरान, टाइप 2 वो होती है जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, टाइप 1 वो है जो हमें आनुवांशिक तरीके से मिलती है, जो कि बड़ी कम पाई जाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज़, राइट, यूजुअली डायग्नोज इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट। जो आप देखते हैं ना 6 साल के बच्चों को डायबिटीज़, 5 साल के बच्चे को डायबिटीज़, एक 10 साल के बच्चे को डायबिटिक जो सिम्टम्स है, दीज आर टाइप 1 डायबिटीज़। क्योंकि 5 साल में कोई ऐसी लाइफस्टाइल कोई बच्चा नहीं फॉलो कर लेता कि वो लाइफस्टाइल डिजीज़ के तौर पर उसको कोई बीमारी मिले, राइट। तो अब क्या है, ये जो डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर 5 टोटल जितनी जनता है जिनको डायबिटीज़ है उसमें से 5% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, ओनली 5% ऑफ पीपल हैव दिस डिजीज, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन एट ऑल। इस डायबिटीज़ में बॉडी में बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है,
ठीक है। टाइप 2 में तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो जाएगा, टाइप 1 में बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्रिवेंटेबल, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स, राइट। तो इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, वायरसेस हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, बहुत सारे अनुवांशिक कारण होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ है, जो कि लगभग 90% केसेस जो डायबिटिक होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ ही पाई जाती है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ की ही बात करते हैं, राइट। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी हो सकती है, इसमें पूरी तरह से एब्सेंस ऑफ इंसुलिन सेक्रीशन नहीं है, इसमें इंसुलिन सेक्रीशन होता है पर कम होता है। तो इसलिए हमें अलग से या तो मेडिकेशन करना पड़ता है, या अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर इंसुलिन को ठीक कर सकते हैं, या हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो। इसके बाद आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ विच इज़ द थर्ड टाइप, हैविंग डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के समय में किसी को डायबिटीज़ होती है देन दैट इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज़। हैविंग हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, ओवरवेट प्रायर टू प्रेगनेंसी, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, हिस्ट्री है आपकी डायबिटीज़ होने की, तब ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको हो सकता है। और इसमें बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर इतना समझ लीजिए कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उस टाइम उसको किसी भी वजह से डायबिटीज़ होती है देन दैट इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज़। उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो आगे जो बच्चा जो फीटस है उसको ट्रांसफ़र ना हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के, राइट। एक तो हमने देखा कि ये सिम्टम्स होते हैं, थर्स्ट लगना, यूरिनेशन होना, ब्लर विजन होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, दीज आर द सिम्टम्स। ये आपको बताएंगे कि हाँ यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, या डायबिटीज़ है तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पर अगर ये अनकंट्रोल्ड रहा, लाइक अगर आपको वो सिम्टम्स आए पर आपने उनको कंट्रोल नहीं किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो सिम्टम कहाँ तक जा सकते हैं। तो अनकंट्रोल जब डायबिटीज़ होती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत भयंकर होते हैं। एम्प्यूटेशन, आपने देखा होगा पैर की जो पेरिफेरी है वो सड़ जाती है कुछ लोगों की, वहाँ पे अगर उनको चोट लगेगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, तो उसको बोलते हैं एम्प्यूटेशन। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डैमेज ब्लड वेसल्स इन रेटिना, जो आँखों का रेटिना यानी पीछे का जो पार्ट है, जब एक्सरे कराते हैं तो उसमें ब्लीडिंग आती है, कई बार फट जाती हैं वहाँ पे वीन्स, तो वो होती है वो, जो कि ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है, जिससे आपको अंधापन भी मिल सकता है। दैट इज़ वन अनदर कॉम्प्लिकेशन। किडनी फेलियर, स्ट्रोक, राइट। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तभी अभी आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड हुआ था, मतलब उस समय ये कहा गया था कि जिस किसी को भी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा प्रोन है इस बीमारी के लिए, या इसको सीरियस कंडीशन इसकी हो जाने के लिए वो व्यक्ति ज़्यादा प्रोन है, राइट। तो ऐसे ही डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों ऐसी बीमारी है जो कि एग्जैक्ट बीमारी नहीं कह सकते इनको, लेकिन एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक चेंज, आपका ब्लड सही से फ्लो ना होना, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म ना होना, ये बहुत सारी अलग बीमारियों को जन्म दे सकती है, और अगर कोई बीमारी है तो उसको बढ़ा सकती है। इसलिए इनको कंट्रोल रखना हमेशा ज़रूरी है। ऐसे करके और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में ब्लाइंडनेस भी आ जाती है, नर्व डैमेज भी आ जाता है, लॉस ऑफ सर्कुलेशन इन आर्म्स एंड लेग्स, राइट। तो ऐसे करके कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसके होते हैं। डायबिटीज़ क्या एक जेनेटिक सोर्स है? या इट माइट बी अ जेनेटिक सोर्स इन सम केसेस, लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो जेनेटिक सोर्स हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक भी डायबिटीज़ को जन्म दे सकता है, किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? सिंपली हमारे घर में, सबके घर में ग्लूकोमीटर होता है, या आप किसी पैथोलॉजी पे जाकर चेक कराते हैं, आप फास्टिंग चेक कराते हैं, पीपी चेक कराते हैं, दैट इज पोस्ट पेरेंडियल, और तीसरा क्या चेक कराते हैं? रैंडम ग्लूकोज। तो ये अगर आप घर पे चेक करते हैं, कहीं भी कराते हैं, तो अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल तब कहा जाएगा जब फास्टिंग 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 70 से 140 है अगर पीपी आपने करा है, यानी खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद अगर आप अपना ब्लड शुगर मेजर करते हैं वो 70 से 140 के बीच है, राइट, तो एकदम नॉर्मल है। अगर फास्टिंग आप मेजर करें वो 70 से 100 के बीच है देन दैट इज नॉर्मल। अब वही लेवल अगर फास्टिंग आपका 101 से 125 के बीच आ जाता है, फास्टिंग कराते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार कराया, 30 दिन बाद फिर कराया, 2-3 बार मेजर करने के बाद, कई बार ऐसा होता है आप चेक कराने जाते हैं, रात में हो सकता है आपने मीठा खा के सो गए हो आप, राइट, तो उस कंडीशन में चेंज हो सकता है। पर प्री डायबिटिक तब कहा जाता है जब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर इज 101 to 125,
मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो पीपी है यानी खाना खाने के बाद वाला जो है वो 141 से 200 के बीच है, तब आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं। लाइकवाइज ये प्री डायबिटिक मतलब अब डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ गई है, यू आर ससेप्टेबल टू डायबिटीज़, ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है कि जब कहा जा सकता है कि हाँ नाउ यू आर डायबिटिक, वो है 125 से अबव अगर आपकी फास्टिंग आती है, और जो पीपी है वो 200 mg से अबव अगर आ रहा है, देन हम कह सकते हैं कि हाँ अभी डायबिटीज़ की बीमारी हमें हो गई है, बट बहुत इनिशियल स्टेज है, और वो लाइफस्टाइल को ठीक करके थोड़ा बहुत मेडिकेशंस ले करके रिवर्स किया जा सकता है, राइट। ऐसे ही प्रिवेंशन की बात करते हैं तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो दैट इज़ नॉट प्रिवेंटेबल, क्योंकि वो एक जेनेटिक बीमारी है, उसमें हम खाली किसी तरह से बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर टाइप 2 डायबिटीज़ को हम आराम से लाइफस्टाइल को ठीक करके 3-3 महीने का जो HB1AC का टेस्ट होता है वो कराकर, अपने खान पान के नियम को बेहतर करके, टाइमली खाना, सही चीज़ों का चॉइस करके खाने से लेकर एक्सरसाइज और जो भी चीज़ें हमारी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी हैं वो करके हम इस डायबिटीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। और बार बार हमें उसको मॉनिटर भी कराना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार आपने चेक कराया, ज़्यादा आया, कंट्रोल कर लिया, उसके बाद फिर अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे आ गए और फिर साल 2 साल नहीं चेक कराया। और मैं बता दूं आपको, जो नर्व डैमेज की बात कही जाती है डायबिटीज़ में, आज तो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं, पहले के टाइम में अवेलेबल नहीं होता था। तो यहाँ तक कि लोगों को डायबिटीज़ होता था, उन्हें पता नहीं चलता था, और एक पॉइंट पे तब आके समझ में आता था जब नर्व डैमेज हो जाती थी, इंसान आउट ऑफ सेंस हो जाता था, जिससे कि नसों में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो नर्व डैमेज इज समथिंग कि अगर कोई नर्व एक बार डैमेज हो गई, न्यूरॉन्स ब्रेन के डैमेज हो गए, तो वो रिपेयर नहीं होते हैं और ना ही वो दोबारा बनते हैं। तो इसलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल होना, आप देखिए, आप आँख का ऑपरेशन कराने जाइए, डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, ये 3 चीज़ें सबसे पहले पूछी जाती हैं। अगर तीनों कंट्रोल है तो वो आँख का ऑपरेशन करेगा, नहीं तो बोलेगा पहले आप कंट्रोल करके आइए तब करेंगे, या तो वो आपको मेडिकेशन देगा कंट्रोल करने के लिए। आप दांत की सर्जरी के लिए जाइए, फिर ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये कंट्रोल है कि नहीं, क्योंकि कोई भी सर्जरी अगर करी जा रही हो तो इनका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं है तो कोई भी फैटल कंडीशन हो सकती है ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ इवन अ टीथ, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए इसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वॉक, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जो बेसिक एक्सरसाइजेज होते हैं, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं, और ऐसा करके जेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ग्लोबल प्रिवलेंस इसका बहुत ज़्यादा है, 387 मिलियन पीपल डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। प्लस 205 मिलियन हो जाएंगे, प्लस इसमें प्लस हो जाएंगे 2035 तक, ऐसा एस्टिमेशन है। तो ठीक ठाक लोग हैं, और इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड में। हम डायबिटीज़ के भी कैपिटल हो गए हैं, हम ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ के भी कैपिटल हो रहे हैं, हम काफ़ी सारी बीमारियों के कैपिटल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी चीज़ों को फॉलो करना छोड़ दिया है, हमने वो फॉलो करना शुरू किया जो दूसरों ने छोड़ दिया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो पाश्चात्य सभ्यता, जिसको हम सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन बोलते थे, वो चीज़ जो उन्होंने, जिनकी थी, उन्होंने छोड़ के हमारा अपनाने की कोशिश करी, क्योंकि वो उनके कल्चर के हिसाब से रहा होगा। बट जो हमें बिलोंग नहीं करती है जो चीज़, हम उसको फॉलो करने लगे, और यही एक बड़ी वजह है कि ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा राइज पे हो रही हैं। स्ट्रेस इज़ वन फैक्टर। स्ट्रेस हर किसी को है, हमने लास्ट बार भी बात करी थी कि स्ट्रेस आजकल छोटे बच्चों को भी है, स्कूल गोइंग बच्चों को भी है, और बुढ़ापे तक लोगों को है। लेकिन उस स्ट्रेस के बावजूद हमारी लाइफस्टाइल के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं। एंड बाय सेइंग दिस आई डोंट मीन कि नहीं कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस, जो कि जिसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स मेंट हैं। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ यही काम करते, कोई बीमारी को ठीक करने के किसी के पास कुछ नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है जो ये कह सकता हो मैं ये दवा दे रहा हूँ इससे तुम्हारी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, या ये दवा दे रहा हूँ ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। वो ये बोलेगा कि हाँ इसको लेते रहिए तो कंट्रोल में रहेगा, लेकिन चेक कराते रहिए, साथ में लाइफस्टाइल भी ठीक करिए, खाना पीना भी ठीक करिए, एक्सरसाइज भी करिए, यही तो कहते हैं। लेकिन आप जब वो चीज़ नहीं करते, अनकंट्रोल होता है, फिर नेक्स्ट दवा आ जाती है, फिर नेक्स्ट दवा आ जाती है, फिर डोज और बढ़ जाता है, यही तो हो रहा है।
तो ये जो अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि आपको एक बार जागरूक कर सके। सबको पता है क्या होना चाहिए, हर किसी को पता है ऐसे उठना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ये नियम होने चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम नेग्लिजेंट होते हैं। तो जब कोई बताता है तो एक बार को वो चीज़ याद आ जाती है कि हाँ बात सही है, हमें ये फॉलो करना चाहिए। हो सकता है किसी पॉइंट पे क्लिक कर जाओ और आप करने लग जाएं और डिजीज़ में रिवर्सल आपको देखने को मिल जाए। ऐसे करके प्री डायबिटीज़ की अगर बात करें तो आजकल के समय में 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको की डायबिटीज़ बड़ी होती है, उन्हें पता भी नहीं, वो अवेयर भी नहीं, वो चेक भी नहीं कराते हैं। और ऐसा नहीं कि ये बीमारी 40-45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही है। आज के समय में 25 साल 20 साल के लोगों को भी एलिवेटेड लेवल ऑफ शुगर देखने को मिलता है। तो हमें हर समय अवेयर रहना है। एटलीस्ट अगर बहुत यंगस्टर्स हैं तो साल में एक बार बॉडी चेक कराने चाहिए, चेकअप्स कराने चाहिए। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप नहीं भी कराते, लेकिन एक ठीक लाइफस्टाइल को फॉलो करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं इंसुलिन की, जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। पैनक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन नहीं सेक्रीट करते या पैनक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट ही नहीं करते, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रिंसिपल हार्मोन, प्रिंसिपल मतलब समझ रहे हैं प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके अंडर में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, फिर उसके नीचे बहुत सारे बच्चे होते हैं, दैट मीन्स प्रिंसिपल। यानी कि हालांकि वो प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके की एब्सेंस या जिसके की कमी से बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल हार्मोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल करने में या डायबिटीज़ के प्रिवेंशन में, राइट। इट रेगुलेट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। आपके ब्लड स्ट्रीम से जो ग्लूकोज है उसको टेकअप करने में हेल्प करता है। और उसको जो सेल्स हैं आपकी, ग्लूकोज कहाँ जाता है अल्टीमेटली? आपकी सेल्स के अंदर। अगर सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल्स का खाना नहीं बनेगा। और सेल्स का, मैंने हमेशा बताया कि हमारी बॉडी का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है सेल। उस सेल के अंदर खाना भी बनता है, उस सेल के अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, उसके अंदर जीन्स भी होते हैं, उसके अंदर सब कुछ होता है। यानी कि वो अकेली यूनिट है। अच्छा, कितने लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सुना है किसी ने? नहीं सुना है? अमीबा सुना है? अमीबा, दैट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा क्या है? वो अकेला जीव है, एग्जिस्ट करता है, एक सेल है उसके अंदर में। तो ऐसे ही हमारे शरीर में 63 खरब से भी ज़्यादा कोशिकाएं हैं, यानी कि वो हर एक सेल अपने में जीवंत है और सबके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर हम जानते हैं कि होती हैं, ठीक है। तो अब ग्लूकोज भी हमारे सेल के अंदर जानी होती है। और कहाँ जाएगा ग्लूकोज? सेल के अंदर जाएगा तो एक एक सेल को एनर्जी मिलेगी, एक एक सेल को, जब ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के हर सेल में जाती है, ग्लूकोज भी हमारी बॉडी के हर सेल में जाता है, सेल के अंदर उसका खाना बनता है, सेल को नरिशमेंट मिलता है और तब सेल हेल्दी रहती है। और हमारी इसी तरह पूरे शरीर की जब कोशिकाएं हेल्दी रहती हैं, देन दैट मेक्स अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन होता है इसको जाना होता है कहाँ पे? हमारी सेल्स के अंदर में। अब हमारी बॉडी फंक्शन नॉर्मली फंक्शन कब करती है? नॉर्मल जब फंक्शन करने की बात आती है तो जो हमारा फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हम जितना भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो रोटी चावल दाल में नहीं रहता। वो हमारे पेट में गया, पेट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वहाँ से वो टूटता है, मेटाबोलाइज होता है और अपनी अपनी एंटिटीज़ लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ से वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल्स सिर्फ ग्लूकोज जानती हैं और वो कुछ नहीं जानती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एज अ रिजल्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी राइज, तो हमारी बॉडी के अंदर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे बढ़ा, सपोज करिए मैंने अभी खाए 2 रसगुल्ले, ठीक है, तो मेरी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो इसको मैनेज कौन करेगा? तुरंत पैनक्रियाज को इंडिकेशन मिलेगा कि भाई अभी इतना ग्लूकोज आ गया है तो इसके बराबर इंसुलिन सेक्रीट करो, ठीक है। तो हमारे पैनक्रियाज उतना ही इंसुलिन सेक्रीट करेंगे। तब जब वो दोनों चीज़ें बराबर में सेक्रीट होंगी तो वो सारे इंसुलिन मॉलिक्यूल्स हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होंगे और हमारे सेल के अंदर चले जाएंगे। ये इतना सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है इंसुलिन का। अब आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा। ये हैं आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये हैं आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, ये जब आपकी बॉडी के अंदर गए तो वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज के साथ मिल जाते हैं इंसुलिन। इंसुलिन जब तक सेल्स के ऊपर अटैच नहीं होगी तब तक ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। तो अब आप ये देखिए इधर से, जब ये यहाँ से अटैच हुआ, ठीक है, लॉग की हाइपोथेसिस, तो तुरंत यहाँ से दरवाजे खुल गए ग्लूकोज के अंदर जाने का, और यहाँ से ये ग्लूकोज अंदर चला गया और ये इंसुलिन यहीं पे रुक गया। इंसुलिन सेल के अंदर नहीं जाता। इंसुलिन खाली इतना काम करता है कि ये आपके जो बॉडी के ग्लूकोज है उसके लिए दरवाज़ा खोलता है कि वो सेल्स के अंदर जा सके, राइट। तो ग्लूकोज एंटर्स द सेल। अब आप यहाँ पे देखिए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, ठीक है। ये हैं आपके ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो आपके ब्लड में है, ठीक। इंसुलिन कहाँ है, एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, ठीक। तो बिल्कुल एक भी इंसुलिन नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इंसुलिन का जब इंजेक्शन जाएगा तो वो इंसुलिन, इसीलिए आपने देखा होगा कि इंसुलिन की क्वांटिटी भी बढ़ाई जाती, कभी 19 यूनिट, कभी 20 यूनिट, कभी 21 यूनिट, राइट। तो ये जो इंसुलिन है जब यहाँ आएगा तब इसके साथ बाइंड होकर इसको अंदर लेके जाएगा। अगर हम टाइप 2 की बात करें तो ये देखिए इतने सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और इंसुलिन कितना, 1 2 3, यानी कि लगभग अगर हम ऐसे मोटा मोटी समझने के लिए समझे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन है, यानी कि 9 ऐसे ही रह जाएंगे, 8 ऐसे ही रह जाएंगे। तो अब क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इधर से गया, एक इधर से अंदर जा पाए, बाकी सारा आपके ब्लड में रह गया। तो अब ये जो ब्लड में रह गया, इससे क्या होगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और शरीर को उतना पोषण, उतनी ताकत नहीं मिल पाएगी। इसीलिए फटीग महसूस होता है, थकान महसूस होती है, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं वो उसकी एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? When the insulin is high और low, हाई तो बहुत रेयर होती है, आजकल तो मैंने देखा नहीं कि बहुत हाई इंसुलिन किसी को होती हो। इंसुलिन जनरली लो ही होती है। लो होती है तो क्या होता है, हायर इंसुलिन क्या करती है, हायर इंसुलिन इंक्रीजेस सर्टेन प्रोसेस लाइक सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट स्टोरेज। अगर इंसुलिन का बढ़िया से सेक्रेशन हो रहा है तो बॉडी के अंदर बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी सेल्स की ग्रोथ अच्छी होगी, डुप्लीकेशन अच्छा होगा, बॉडी में ग्रोथ अच्छी होगी। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होगा। प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा काम फैट स्टोरेज, ये भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ फैट स्टोरेज होना। इफ़ द अमाउंट ऑफ इंसुलिन अवेलेबल इज इनसफिशिएंट ड्यू टू एनीथिंग, जो भी वजह, डायबिटीज़ की वजह से या किसी भी वजह से अगर इंसुलिन कम है तो क्या होगा, पुअर रिस्पॉन्स होगा सेल्स के अंदर, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा और डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। तब ग्लूकोज हमारी बॉडी में किसी भी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और इंसान को वीकनेस बनी रहेगी। When the body begins to malfunction, तो glucose after the food is absorbed from intestine and distributed to all the body cells through blood stream. The glucose concentration in blood is measured, right? हम लोग अपने जो ब्लड होता है, जो ब्लड के अंदर में ग्लूकोज कंसनट्रेशन होता है, उसी को ज़्यादातर मेजर करते हैं जब हम खाना खा लेते हैं तो, ठीक है, या फास्टिंग के टाइम पे। तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा रोल होता है इंसुलिन का, राइट। अब एक चीज़ और देखी गई है कि डायबिटीज़ का और ओबेसिटी का भी बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है, कि अगर कोई इंसान ओबीज है तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो हमेशा कहा गया है कि जब भी आपको डायबिटीज़ हो रही तो रिड्यूस योर वेट, इसका मतलब इंसुलिन भली प्रकार से कार्य नहीं कर रहा तो अपना वजन कम करिए। वजन ब्लड प्रेशर में भी कम करने को कहा जाता है, वजन थायराइड में भी कम करने को कहा जाता है, वजन आपको डायबिटीज़ में भी कम करने को कहा जाता है। तो देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशन। इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ बिटवीन मेन एंड विमेन, राइट। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें देखा गया है कि कंपेरेटिवली, हालांकि ऑब्जर्वेशन कम होता है, कंपेरेटिवली मेल्स को, जो यहाँ डायग्राम है उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि मेल्स को कहीं ना कहीं डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता। महिलाएं हालांकि घर में बैठ के मीठा तो ज़्यादा नहीं खाती होंगी, पर वॉट एवर बी द रीज़न, पुरुष बाहर रहते हैं, बाहर उनकी डाइट पैटर्न में फ़र्क आता होगा, कई बार चाय उनको पीनी पड़ जाती होगी, घर में बनाएंगे तब मिलेगी चाय, कुछ भी बनाएंगे तब मिलेगी, बाहर हर चीज़ अवेलेबल है, बाहर हर जगह समोसे मिल रहे हैं, चाय मिल रहे हैं, पकौड़े मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, लेकिन ये जो डेटा है ये डेटा बहुत ऑथेंटिक सोर्स से निकाला गया है। तो एज पर दिस डेटा
मेल्स हैव मोर चांसेस ऑफ डायबिटीज़ देन फीमेल्स। सब समस्याएं लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड हैं, और लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं की गई, देखिए वैसे भी आजकल के समय में लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत मुश्किल है। आप कहीं भी जाएंगे, आपको कोई छाछ नहीं पूछने वाला है, सब चाय ही पूछेंगे, और चाय में बढ़िया चीनी पड़ी होगी, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक पूछेंगे, कोल्ड कॉफ़ी पूछेंगे, और आप पिएंगे क्योंकि आपको मज़ा आती है पीने में। हर किसी को मज़ा तो उसी में आती है, ठीक है। किसी को छाछ, मतलब छाछ तो हमें लगता है कोई पूछ ले, पहले तो असली मिलती नहीं, लोग दही कोई फेंट कर पतला करके छाछ दे देते हैं, जो कि एक्चुअल छाछ नहीं है। छाछ तो वो होती थी ना जब आप मक्खन निकाल लेते थे, जो एंड में बचता था, वो छाछ थी। ये छाछ नहीं है, ये तो दही को आपने पतला कर दिया, फिर दही में आप चीनी नमक कुछ भी मिलाएंगे तो उसके बैक्टीरिया मर जाएंगे, राइट। तो वो एक्चुअल छाछ नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। अब अगर कोई सिर्फ आलू ही खाता हो, आप उसको कैसे हरी सब्जी खिलाएंगे? वो खाएगा ही नहीं, वो प्लेट में चम्मच से इधर उधर करते हुए मुश्किल 2 निवाला मुंह में जाएगा, नहीं खाएगा, इंसान भूखा रह जाएगा। तो आलू खानी है। एक अभी मैंने लेटेस्ट कहीं पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा और सही भी लगा, कि जैसे हम आलू से कहते हैं कि प्रॉब्लम होती है, स्टार्च होती है, ठीक है। तो उबली आलू आपने अगर गरम यूज़ करा तो उसका स्टार्च उस समय फ्रोजन नहीं होता है, लेकिन आप आलू उबाल कर थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए तो जो उसका स्टार्च है वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो आलू खानी है, इस तरह से खाइए, काट के थोड़ी देर भिगो दीजिए, थोड़ा स्टार्च निकल जाए तब बनाइए। तो खराब कोई चीज़ नहीं है, बैलेंस रिक्वायर्ड है हर एक चीज़ के लिए। तो हमें कंट्रोल हर चीज़ का रखना है, चाहे वो चीनी हो, शुगर हो, चाय हो, खाना हो। एक्सेस ऑफ फूड भी नहीं खाना है कि बहुत ज़्यादा खाना भी हम नहीं खा सकते, मिर्च मसाले की चीज़ें भी कम ही खानी है, उतनी खाइए जितने से कि शरीर का काम चल जाए। इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज़ ऑन अदर डिजीजेज़, डायबिटीज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो बाकी सारी डिजीज़ेस पे भी बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट डिजीज़, इसमें देखिए पूरा डेटा भी दिया हुआ है कि हार्ट डिजीज़ जिनको डायबिटीज़ थी उनमें से कितने मिलियन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, राइट। ऐसे करके स्ट्रोक की प्रॉब्लम लगभग 5 मिलियन लोगों को, किडनी डिजीज़ लगभग 8 मिलियन, नर्व डिजीज़ 10 मिलियन से ज़्यादा, आई डिजीज़ 24,000 ब्लाइंड पर ईयर देखे जाते हैं ड्यू टू डायबिटीज़, राइट। और अदर डिजीजेज जिसमें कैंसर है, एल्जाइमर्स है, ये सारी डिजीजेज में भी देखा गया है कि डायबिटीज़ जैसी समस्या उनको होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। और बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये जो हमने पहले बताया। आपने और भी चीज़ें देखी होगी कि हीलिंग पावर बड़ी पुअर हो जाती है। जिनको डायबिटीज़ होता है उनको अगर कोई घाव हो गया, कोई चोट लग गई तो हीलिंग पावर बहुत ख़राब हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा टफ चीज़ होती है कि उनके अंदर में फिर अगर चोट लगी तो वो हील नहीं करता, इवन वो सड़ने भी लगता है, ऐसा भी देखा गया है। अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं डायबिटीज़ में, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन देखा गया, हाइपोग्लाइसेमिक भी हो जाते हैं, कीटोसिस, एसिडोसिस, कोमा, इवन डेथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डायबिटीज़ हुई जिनको उनके साथ इतना कुछ हो जाएगा। ये सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केसेस की मैं बात कर रही हूँ कि और कोई बीमारी हुई, लेट से कोविड हुआ, ठीक है, लेट से किसी को कोविड हुआ था, उस टाइम उसको सीवियर डायबिटीज़ भी थी, उसका ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, उसका थायराइड भी गड़बड़ था, तो वहाँ फैटल कंडीशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। हाँ, इसको कोमॉर्बिड कंडीशन कहते हैं, मैं वही वर्ड याद कर रही थी, कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी कि जब आपको एक से ज़्यादा समस्याएं और होती हैं पहले से। लाइफस्टाइल चेंजेस डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें खान पान पे ध्यान रखना है, हमें योग प्राणायाम ज़रूर करना है, 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जिसमें पसीना निकले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम एसी में बैठे होते हैं या कहीं भी बैठे होते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे होते हैं और हम बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आप किस टाइम खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खाने की शुद्धता, अगर बाहर खाना खाने की आदत बहुत ज़्यादा है, यानी निकल रहे हैं बाहर, एक दिन बिना समोसे पकौड़े खाए बिना नहीं रहा जाता है, तो वहाँ बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। घर का होम कुक्ड फूड सफाई से अच्छा सा बना खाना खाइए, लिमिटेड खाइए। कम खाने से कोई नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादा खाने से हज़ार समस्याएं हैं। कंक्लूजन सबको पता ही है कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका कोई एज सच क्योर नहीं है, यू कैन ओनली कंट्रोल इट। एम्फेसाइज किया जाता है पेशेंट के एजुकेशन के ऊपर, डायबिटीज़ सपोर्ट के ऊपर, सेंसिबल एक्सरसाइज के ऊपर, सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग,
अवॉइड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डायबिटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, केयरफुल कंट्रोल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। हमने जितना अभी तक आपको बताई है उसकी समरी है, ठीक है। वन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़, जैसे हमने भी बात करी थी कि दांतों में भी प्रॉब्लम, जो दांत सड़ जाते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों को क्राउन लगा, सपोज करिए दांतों में कोई प्रॉब्लम आई और उसका प्रोसीजर सारा हुआ और ऊपर से क्राउन लगा दिया गया, अंदर देखा गया कुछ समय बाद कि वो दांत भी खत्म हो गया, जिसके ऊपर क्राउन लगा था वो क्राउन के नीचे का बेस गायब है। तो अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो दांतों का सड़ना और सड़ के ख़त्म हो जाना भी देखा गया है, राइट। तो ये एक अलग से कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि जनरली लोग नहीं समझते। यही बताने का मतलब है, इट इज़ वन सच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसका इम्पैक्ट कहीं भी हो सकता है। बाल खराब हो सकते हैं, दांत खराब हो सकते हैं, आंखें गड़बड़ हो सकती हैं, स्किन खराब लगने लग सकती है, हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है इफ़ सच कंडीशंस आर नॉट कंट्रोल्ड। न्यूरोपैथी की जैसे मैंने बात करी थी कि न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं, अगर कंट्रोल नहीं है तो न्यूरोपैथी हो सकती है, न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं, या तो जो तलवों में जलन की प्रॉब्लम, तलवों में चींटी काटने जैसा फीलिंग होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना तलवों में या हाथों की पेरिफेरी में, नर्व एंडिंग्स में, ये देखा गया है अगर डायबिटीज़ लंबे समय तक कंट्रोल नहीं हुई है। अब आते हैं कि हमारे कौन कौन से एप्लॉम के प्रोडक्ट्स हैं जो डायबिटीज़ में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 मेन प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों को रेकमेंड करते हैं। सबसे पहला है एलोवेरा जूस, दूसरा है स्पायरुलिना, तीसरा है ओमेगा 3 और चौथा है टर्मरिच। ये 4 चीज़ें हम लोगों को रेकमेंड करते हैं अगर कोई डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, राइट। अगर हम बात करते हैं एलोवेरा की, तो एलोवेरा जूस का डायबिटीज़ में बहुत अच्छा रोल होता है। BHU जैसी संस्था, BHU जैसे विभाग ने इसके ऊपर बहुत अच्छे रिसर्च रिपोर्ट्स दिए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स भी दिए हैं, जिसमें ये देखा गया कि एलोवेरा जब डायबिटिक पेशेंट्स को दिया गया तो डायबिटीज़ बहुत लेवल तक कंट्रोल हुई। और हमारे एप्लॉम में भी बहुत सारे लोग पिछले 14, 15, 16, 17 सालों में हमने देखा है कि एलोवेरा से बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल हुई। क्या यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसके जानने में लोगों को एलोवेरा या एप्लॉम के प्रोडक्ट से उनका डायबिटीज़ कंट्रोल हुआ हो? बहुत सारे लोग हैं जो कि आते रहते, जो पुराने समय से जुड़े हैं। तो एलोवेरा कैसे काम करता है? एलोवेरा बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर काम करता है। रिसर्च जो है वो कहती है कि ये ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इम्प्रूव मतलब बढ़ाने में नहीं मदद करता, कंट्रोल करने में मदद करता है। और उसके बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करने में मदद करता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c यानी जो 3 महीने वाला ग्लूकोज होता है, जो 3 महीने की टेस्टिंग कराते हैं, अगर कोई सही क्वांटिटी में एलोवेरा जूस ले रहा है एटलीस्ट 30 ml पर डे, तो ये देखा गया है कि फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और HbA1c में भी सुधार आता है, प्रोवाइडेड कि आप खाना सही खा रहे हों, आप शुगर की चीज़ें अवॉइड कर रहे हों, हेल्दी डाइट ले रहे हों, फाइबर अच्छे से ले रहे हों, तो इसका ये रिस्पॉन्स रहा है। दूसरा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये इम्प्रूव करता है, राइट। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाता है तो इंसुलिन उतनी क्वांटिटी में बॉडी सेक्रीट करे, पैनक्रियास सेक्रीट करे, ऐसी व्यवस्था को ये बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है। लिपिड प्रोफाइल यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं ज़बरदस्त एलोवेरा के अंदर में। आपके बॉडी में अगर कहीं भी सूजन है, किसी भी बॉडी पार्ट में सूजन है, तो एलोवेरा के अंदर में ज़बरदस्त गुण होते हैं, ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर्स होती हैं जो कि उस सूजन को कम कर सके। क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी होगा, वो हार्ट में हो सकता है, वो लंग्स में हो सकता है, वो किसी भी स्टमक में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है। इन्फ्लेमेशन अगर लंबे समय तक चेक नहीं किया गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो बहुत सारी दूसरी तकलीफें पैदा कर सकता है। तो एलोवेरा डायबिटीज़ में तो हेल्प करता ही करता है। ये उसके एड ऑन बेनिफिट्स हैं कि अगर कोई हार्ट के प्रॉब्लम वाला पर्सन है वो भी लेगा तो उसका लिपिड प्रोफाइल मैनेज हो जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर फटीग है, तरह तरह की सूजन है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ें रहती हैं, तो उसका इन्फ्लेमेशन भी कम करने में मदद करेगा। और इसके अलावा वुंड हीलिंग की क्षमता है, यानी कि जैसे डायबिटीज़ में देखा गया कि वुंड हीलिंग नहीं होती है,
हमने अभी सुना ना कि वुंड हीलिंग होना बंद हो जाती है, अच्छे से नहीं होती है। तो ये क्या करता है, जब ये जाता है तो ये वुंड हीलिंग को, यानी कहीं चोट लग गई है तो उसको ठीक करने के प्रोसेस को ये बेहतर करता है, जिससे अगेन ये डायबिटीज़ में हेल्प करता है उन लोगों को जिनकी की वुंड हीलिंग नहीं हो पा रही है। एलोवेरा इसके अलावा वेट और फैट रिडक्शन में भी हेल्प करता है। अभी हमने बात करी थी कि डायबिटीज़ का और ओबेसिटी का भी बड़ा इंटरकनेक्शन होता है, तो ये ओबेसिटी को भी कम करता है, फैट लॉस में भी मदद करता है, इस वजह से भी ये डायबिटीज़ में हेल्प करता है, राइट। तो ऐसे करके इसके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, एंजाइम इनिबिशन है, स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सेक्रीशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का कार्य है, सारा कुछ करता है। और कैसे करता है वो बगल में दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं ओमेगा 3 के ऊपर। ये अगला प्रोडक्ट है जो अगर कोई पर्सन डायबिटिक है तो एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वो ये प्रोडक्ट भी ले सकता है। इसके भी बड़े सारे बेनिफिट हैं, जैसा कि आपने इसमें देखा, इट कैन सपोर्ट टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट बाय इंप्रूविंग ब्लड शुगर कंट्रोल। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लिपिड लेवल को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये चारों चीज़ें करने की वजह से डायबिटीज़ में इम्पैक्ट देता है। क्लिनिकल एविडेंस बहुत सारे हैं ओमेगा 3 के। अगेन क्लिनिकल एविडेंस में पाया गया है इम्प्रूव्ड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, यानी कि शुगर में कंट्रोल देखा गया है। एक मेटा एनालिसिस हुई थी 30 पेशेंट्स के ऊपर ओमेगा 3 सप्लीमेंट से, राइट। तो उन्होंने देखा कि HbA1c और ब्लड फास्टिंग शुगर में बहुत ज़्यादा रिडक्शन पाया गया ओमेगा 3 देने के बाद। तो ये एक क्लिनिकल ट्रायल है। दूसरा लिपिड प्रोफाइल बेटर हुई, इसके ऊपर भी एक क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड और VLDL रिड्यूस हुआ आफ्टर गिविंग ओमेगा 3 टू पीपल जिनका कि लिपिड बढ़ा हुआ था, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब था। इसके अलावा तीसरा क्लिनिकल ट्रायल है इसी के ऊपर जो कि इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिसमें TN अल्फा एंड इंक्रीज टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, ये देखा गया कि ये भी रिड्यूस हुए, जिसकी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। ये जो मार्कर्स हैं ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। अगर ये बड़े होते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा है, अगर ये घटे तो माना जाता है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो ये भी पाया गया कि इनमें रिडक्शन देखा गया। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे रेटिनोपैथी, यानी आंखों में रेटिना के ऊपर किसी तरह की तकलीफ होना, इन सब कॉम्प्लिकेशंस को भी ओमेगा 3 ने कंट्रोल किया। और वैसे भी हम लोग जब किसी को आंखों की समस्या होती है या आई साइट कमज़ोर हो रही है तो हम लोग क्या देते हैं, या तो EPA देते हैं या ओमेगा 3 देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर अच्छा है तो किसी भी बीमारी में हमें कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है। इसलिए ओमेगा 3 अगेन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दिस। इसके अलावा ओमेगा 3 लीवर के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। लिवर भी अगर आपका बढ़िया रहे तो आपके पैनक्रियाज को अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो इम्यूनोलॉजिकल डैमेज हो, टॉक्सिक डैमेज हो, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, ये सब चीज़ें आपके लीवर को इफेक्ट करती है। लेकिन अगर उसी समय जब लीवर में बहुत सारी समस्याएं हों तो वहाँ पे अगर ओमेगा 3 साथ में दे दिया जाए, जो कि फ्लैक्सीड से निकाला जाता है, तो देखा गया है कि हिपैटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट पाया जाता है, और वो लीवर जो बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, फैटी हो गया है या ऑप्टिमम वर्क नहीं कर रहा है, वो हेल्दी हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रोवाइडेड यू गिव द राइट न्यूट्रिशन एंड ओमेगा 3, राइट। तो लीवर अगर बढ़िया है तो ऑब्वियसली हर किसी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़िया रहता है। इसके अलावा बहुत सारे और जो हमने अभी बताए उसी के ऊपर पूरे सारे रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं स्पारुलिना के ऊपर। स्पारुलिना अगेन बहुत ज़बरदस्त फूड सप्लीमेंट है जो कि पूरी तरह अल्कलाइन है और हमारी बॉडी के एसिडिक लेवल को कम करती है, हमारी बॉडी को टूवर्ड्स अल्कलानिटी लेके जाती है। ये अगेन इसका कार्य होता है ब्लड ग्लूकोज को लोअर करना, लिपिड मेटाबॉलिज्म को बेहतर, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उसका सबसे पहला काम है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना, लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, इन्फ्लेमेशन को कम करना। और जैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब कंट्रोल में आने लग जाता है, राइट। तो ऐसे करके HbA1c लेवल को रिड्यूस करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना और लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करना, ये सारा काम भी स्पारुलिना का होता है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ में अगेन हेल्प करती है। ये आपका सवाल हो सकता है कि स्पारुलिना का क्या काम है डायबिटीज़ में, हम क्यों दें?
या कोई आपसे कर सकता है कि भाई ओमेगा 3 से और डायबिटीज़ का क्या लेना देना है। कोई पूछ सकता है आपसे कि एलोवेरा क्यों दिया जा रहा है डायबिटीज़ में। तो अगर ये पूछा जाए आपसे तो ये स्लाइड्स आपको हेल्प कर सकती हैं कि ये मैं नहीं कह रही या मैं नहीं कह रहा, ये क्लिनिकल ट्रायल्स है, ये रिसर्चेस हैं जो कहती हैं कि ऐसा ऐसा करने पे ये रिजल्ट्स मिले हैं। तो सामने वाला इंसान कभी भी इस बात को आपकी काट नहीं सकता और पूरी तरह से एक्सेप्ट करेगा जब आप उससे रिपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जब डेटा के ऊपर बात करेंगे। खाली मान लेने से मैं आपसे कह दूं कि ये फ़ायदा करता है, आप क्यों मानेंगे मेरी बात? या तो आप मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते होंगे तो मान लेंगे, बट हर कोई नहीं मानेगा। तो इसके लिए ज़रूरी होती है रिसर्च रिपोर्ट्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके बारे में डिटेल। ये जो प्रेजेंटेशन इनमें देखिए सारा दिया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्लस कहाँ कहाँ पे कब कब ऐसी रिसर्चेज हुई जिनके ऊपर ये देखा गया कि ये रिजल्ट मिला आफ्टर यूजिंग सच एंड सच प्रोडक्ट, राइट। तो लिपिड प्रोफाइल का पूरा डिटेल है इसमें कि कैसे लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल किया, उसके ऊपर क्या टेस्ट किया गया, ब्लड ग्लूकोज जो फास्टिंग है वो कैसे कंट्रोल हुआ, और इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे कार्य करता है, ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करने में कैसे काम करता है, ओमेगा 3 लिपिड प्रोफाइल को कम करने में कैसे काम करता है, ओमेगा 3 या स्पारुलिना इन्फ्लेमेशन को कम करने में कैसे काम करता है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल मेंशन है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, लिवर ग्लूकोज, लिपिड मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, इन सबको ये इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लिवर हेल्थ, स्पारुलिना लिवर हेल्थ को भी बहुत बेहतर करने में मदद करता है, वुंड हीलिंग में बहुत हद तक मदद करता है। चौथा प्रोडक्ट है टर्मरिच। टर्मरिच के बारे में सबसे बढ़िया बात है कि वो ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के साथ पाया जाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हमारे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लेमेशन होता है। लेट्स से भी एक एग्जांपल दे रही, मैम को सर्दी जुकाम है, अगर इस समय इनका इन्फ्लेमेटरी टेस्ट किया जाए, ESR का टेस्ट किया जाए तो वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर ये अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगी, उसको कंट्रोल कर ले जाएंगी, तो उस इन्फेक्शन का इफेक्ट लंबा नहीं रहेगा। पर अगर लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो ये ESR, ये इन्फ्लेमेशन काफ़ी समय तक बढ़ा हुआ रहेगा। और जब इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, हमने एक ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन इस पर किया हुआ है। इन्फ्लेमेशन बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी इन्फेक्शन। जब भी किसी को कोई इन्फेक्शन होगा, कोई तकलीफ होगी, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक तंत्र इन्फ्लेमेशन करता है, ये अच्छी बात है। पर इन्फ्लेमेशन खाली कुछ समय तक हो तब अच्छा है, पर वही इन्फ्लेमेशन अगर लंबे समय तक हो जाएगा तब वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो टर्मरिच एक ऐसा प्रोडक्ट है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर पाइपरीन भी पड़ी हुई है, क्योंकि हल्दी कभी भी ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होती है बॉडी के अंदर में, हमने पहले भी बताया है। तो वहाँ पे हमें पाइपरीन की ज़रूरत पड़ती है उस हल्दी को एब्जॉर्ब कराने के लिए, तो इसमें ऑलरेडी पाइपरीन पड़ी हुई है। ये पूरा लेने से आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, ये उसको चेक करता है। और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अर्थराइटिस कब होता है, जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अगेन इन्फ्लेमेशन, हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ में अगेन अगर इन्फ्लेमेशन है तो डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। रिलीज ऑफ इंसुलिन के ऊपर, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। लाइक वाइट मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पेट बिल्कुल अलग जा रहा है, पूरी बॉडी पतली दुबली लेकिन पेट एकदम निकला हुआ है, ये क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसको भी टर्मरिच चेक करता है। तो टर्मरिच के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इन सारी समस्याओं में पूरा डिटेल इसमें भी मेंशन है। आप लोग अगर कभी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जब कभी टाइम मिले तो ऐसे प्रेजेंटेशन ज़रूर डीपली पढ़ा करिए कि आप जो यूज़ कर रहे हैं, लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं, वो क्या वाकई वर्थ है। अगर वर्थ है तब रिकमेंड करिए, और अगर विश्वास हो जाए कि हाँ वर्थ है तब बढ़ चढ़ के रिकमेंड करिए, राइट। सो दीज वर द प्रोडक्ट्स जो कि डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि किसी इन्फेक्शन, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया से हो। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर शरीर का चयापचय तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा जो ग्लूकोज है वो पचता नहीं है, वो हमारी सेल्स को नहीं मिलता, और जब सेल्स को नहीं मिलता तो शरीर में तरह तरह की समस्याएं होती हैं। और इंसुलिन का सेक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का सेक्रीशन अगर पैनक्रियाज से भली प्रकार से होता रहे तो हमारा शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा और हमारे शरीर की कोशिकाएं भली प्रकार से कार्य करेंगी। साथ ही साथ ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है,
एक्सरसाइज, डाइट प्लान, अपना योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखने का कार्य करना है, और एक मैनेजमेंट, चीज़ों को लेना नहीं है, चीज़ों को मैनेज करना हमें सीखना है। हम अगर ऐसा करते हैं तो डायबिटीज़ इज़ 100% रिवर्सिबल, प्रोवाइडेड यू फॉलो ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।